नमस्ते बच्चों, मैं गौरव सिंह प्रेरणा बैच 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। और ये अपनी बेटा तीसरी क्लास है, ठीक है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। उनको देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी और उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। तो आइए टॉपिक चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। देखिए, मैंने पिछली कक्षा में आपको आवेशन की विधियां पढ़ाई थी। आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें से हम दो विधियों को पढ़ चुके हैं। पहली है बेटा आपकी घर्षण और दूसरी आपकी चालन, ठीक है। आज हम तीसरी विधि का अध्ययन करेंगे। तीसरी विधि का नाम है प्रेरण। प्रेरण को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी एक 1 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में किसी बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। अब अच्छा रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट को देख करके आपके माता पिता बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए। तो हर पल आपको उसी का एग्जाम्पल देंगे वो कि पढ़ लो बेटा, फलाने बच्चे की तरह हो जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो उसी गली में या उसी मोहल्ले में एक ऐसा भी होगा जो उसका जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं पढ़ोगे तो उस जैसे हो जाओगे। क्लियर है? उसी को हम प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? देखते हैं क्या होता है प्रेरण। मान के चलो कि अपन दो वस्तुओं को ले लेते हैं। एक वस्तु आपकी ये ए है और एक वस्तु आपकी ये बी है। ए और ये दूसरी वस्तु जो है वो आपकी बी है, ठीक है। हमने एक वस्तु पर कुछ आवेश दे दिया, धनावेश दे देते हैं। ये दे दिया हमने धनावेश, तो ये धनावेश से आवेशित है। धनावेश से आवेशित यानी धनावेशित। और ये अनावेशित है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं है। जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को नजदीक लाएंगे, बिल्कुल पास में, ठीक है, जैसे ही इनको हम पास में लेके आएंगे तो क्या होगा कि इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही धनावेश के बिल्कुल नजदीक आएगी तो इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी अंदर की सतह की तरफ आकर्षित होना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। अब ये धनावेश है और इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो वस्तु तो है, इसका मतलब ये है कि इस पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसीलिए ये अपने किसी भी आवेश को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, इसीलिए अनावेशित है। यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। अब इस वस्तु को हम इसके नजदीक लाएंगे तो इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस धनावेश की तरफ आकर्षित होकर के इस तरफ आ जाएंगे, और इस पर जो प्रोटॉन होंगे, यानी जब ऋणावेश इधर आ गया तो इसका जो धनावेश होगा वो इसके धनावेश से प्रतिकर्षित होकर इस तरफ आ जाएगा। अब आप क्या करो, हमको आवेशित करना है ना इस अनावेशित वस्तु को, तो या तो एक काम कर दो, इस धनावेश को यहां से गायब कर दो, तो इस पर केवल ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस वाली वस्तु को हम भू संपर्कित कर देते हैं, रहेगी इसके बगल में ही, ये ऋणावेश है, और इसको हम कर देते हैं भू संपर्कित। भू संपर्कित का मतलब होता है अर्थिंग, ठीक है। अब होगा क्या कि पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो जो धनावेश था, ये धनावेश, वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे के पूरे धनावेश को उदासीन कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये धनावेश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इस वस्तु को हम भू संपर्कित से हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या देखेंगे कि जैसे ही इसको भू संपर्कित से हटाएंगे और इस वाली वस्तु को ए से जो इसके नजदीक रखी थी हटा लेते हैं, तो इस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस पूरी वस्तु पर वितरित हो जाएंगे। यानी जो ऋणावेश था वो पूरी की पूरी वस्तु पर फैल जाएगा, और भी ये वस्तु अनावेशित थी और ये वस्तु अब कैसी हो जाएगी,
ऋणात्मक आवेशित या ऋणावेशित। अब आपको समझ में आ गया होगा कि धनावेशित वाली वस्तु के नजदीक हम अनावेशित वस्तु को लाए थे और उस पर हमने ऋणावेश उत्पन्न कर दिया। ऐसे ही हम किसी भी वस्तु पर कोई भी आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेरण। प्रेरण जब किसी आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु यानी जिस पर कोई भी आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु रखी जाती है तब अनावेशित वस्तु के अंदर की सतह पर यानी अंदर की सतह का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वाला, अंदर की सतह का मतलब बेटा ये है कि उस वस्तु के नजदीक जो सतह होगी वो सतह। अंदर की सतह पर आपने क्या देखा था, हमने धनावेश लिया था तो अंदर की सतह पर ऋणावेश प्रेरित हो गया था, और अगर हम ऋणावेश लेते तो अंदर की सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता। तो क्या कहेंगे हम, अंदर की सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर की सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे हमने क्या किया था, भू संपर्कित, याद है अभी किया था डायग्राम में, जिसे भू संपर्कित करने पर उस वस्तु पर जो आवेश था वही आवेश पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल, उस वस्तु पर जो आवेश प्रेरित हुआ था समान रूप से फैल जाता है। भू संपर्कित को हटा देंगे, याद रखना, समान रूप से फैल जाता है और वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है, आवेश से आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है, इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीसरा मेथड है कि हम आवेश को किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं। आवेशन की 3 विधियां थी। पहली कौन सी थी, घर्षण थी। दूसरी कौन सी थी, चालन थी। और तीसरी कौन सी है, प्रेरण है। ठीक है, तो हालांकि डेफिनेशन बहुत सरल है, एक बार अगर आपकी समझ में आ गई ना तो इसको आप मन से बना सकते हैं। ठीक है,
कि जब किसी आवेशित वस्तु के समीप अनावेशित वस्तु रखी जाती है तब अनावेशित वस्तु के अंदर की सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहर की सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे भू संपर्कित करने पर उस वस्तु पर जो आवेश प्रेरित हुआ था वो समान रूप से फैल जाता है और विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित वस्तु हो जाती है। यानी जो वस्तु है वो कैसी हो जाती है? विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित। इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीसरी विधि थी जिसको हमने संपन्न किया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, याद रखना। एक बात दिमाग में आई होगी आपके कि मैंने आपसे कहा था कि धनावेश धनावेशों के बीच में होता है प्रतिकर्षण, ऋणावेश ऋणावेश के बीच में होता है प्रतिकर्षण, यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है इनके बीच में, उसको दर्शाने के लिए जो नियम है उसी नियम की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके दिमाग में वैसे क्लिक तो कर गया होगा कि कौन सा नियम हो सकता है ये। इस नियम का नाम है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, इसके बारे में 2-3 बातें पहले याद रखना। पहली बात तो बेटा ये 1785 में ईस्वी है ना, 1785 यानी 1785 में ये नियम दिया था। और देने वाला कौन था? कूलाम तो उनका शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम था इनका चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक है, तो एक लाइन तो ये बन गई कि 1785 ईस्वी में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक नियम दिया। अब वो नियम किस लिए दिया तो देख लेते हैं किस लिए दिया, पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। ठीक है, मान के चलो ये तुम्हारा धनावेश है और ये तुम्हारा ऋणावेश है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कौन से आवेश हो गए? विपरीत या विजातीय, यानी विपरीत प्रकृति के। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो इनके बीच में एक बल लगेगा। इसे बल को हम कहेंगे आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद और आवेश ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो होगा आपका प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। अगर हम धनावेश धनावेश ले लेंगे तो जिस तरीके से ऋणावेश ऋणावेश के बीच में जो बल लग रहा था प्रतिकर्षण बेटा, वही सेम टू सेम आपका धनावेश और धनावेश के बीच में लगेगा। वो भी जो बल होगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण। अब आप समझ गए होंगे कि आवेश कैसा भी हो, बल की जो प्रकृति रहेगी वो दो ही प्रकार की रहेगी, या तो वो होगा आकर्षण वाला और या होगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का। क्लियर है? तो यहां से एक डेफिनेशन बन गई कि 1785 में चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच में, देखो ये भी दो आवेश हैं, ये भी दो आवेश हैं, ये भी दो आवेश हैं, दो आवेश के बीच में लगने वाले बल की गणना करने के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी कि आवेश कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, तो उनको भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये आवेश आपने देखा कि ये जगह पर रखे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, गतिमान आवेशों के लिए मान्य नहीं है। ये इसकी लिमिटेशन है, यानी सीमा है, जो मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। इसको थोड़ा डिफाइन करके लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम में थोड़ा कूलाम का नियम। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने
मैंने अभी आपसे क्या बोला था, स्थिर आवेशों के लिए, तो वो जोड़ दो इसमें लाइन। सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों, बिंदु आवेश वह सूक्ष्म आवेश होता है जो दूरी के सापेक्ष बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम उसे बिंदु आवेश कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना के लिए एक नियम दिया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसके लिए, नियम दिया। अब क्या नियम दिया, उस नियम का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या नियम दिया, ऐसा लिख दो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब बल कैसा हो सकता है, प्रकृति उसकी दो थी, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, और प्रतिकर्षण बल, ठीक है भाई। थोड़ा डायग्राम देखो, अभी ये हुआ नहीं है, थोड़ा डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। मान के चलो दो आवेश ले लो, एक आवेश आपका Q1 है जो A पॉइंट पर रखा हुआ है, और इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा आवेश है, या दूसरा पॉइंट मान लो B, वहां पर Q2 आवेश रखा हुआ है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस मान लो वो है आपकी R, ठीक है बेटा। तो एक आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश आपका Q2 है। Q1 आवेश A बिंदु पर रखा है और Q2 आवेश B बिंदु पर रखा है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। अब आप क्या देखोगे कि अगर इन दोनों आवेशों की प्रकृति धनात्मक है, धनात्मक, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इनके बीच में जो बल की प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण होगा। और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तब भी इनके बीच में बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, फिर चाहे इनमें से कोई भी धनात्मक हो और कोई भी ऋणात्मक हो, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण होगा। तो हम डेफिनेशन में इसीलिए इसको इसलिए लिखा है हमने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों कोई भी हो सकता है, बल दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण का मतलब जानते हो, परिमाण का मतलब होता है कि जो Q1 है ये इसकी वैल्यू है, मान, आवेश का जो मान होता है वही उसका परिमाण होता है। ऐसे ही Q2 का परिमाण क्या है, Q2, ठीक है। तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट कूलाम ने दिया। अब इसमें एक चीज आपने देखा, मैंने अभी आपको एक नाम लिखवाया था, कूलाम का नियम, बस खत्म। लेकिन ये एक नाम से और आता है बेटा कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग। तो अभी आपने क्या देखा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो गया व्युत्क्रम और ये हो गया वर्ग, क्लियर है। इसीलिए इसको हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। या लिख लो साइड में,
कूलाम का, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम एक ही हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है बेटा, ये हो गया डायग्राम और ये हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखो जरा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो फोर्स का जो पहला लेटर है एफ, इसीलिए हम फोर्स को यानी बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां में काम और करते हैं, ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है इस डायग्राम को भी थोड़ा समझा लेते हैं। कैसे? तो यहां लिख लेते हैं कि माना दो आवेश, पहले का नाम Q1 तथा दूसरे का नाम Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। तब उसने क्या बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोला है। तो अपन एक काम करते हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल, ये भी डिफाइन कर दिया लो, यदि F हो तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में लेके आएंगे। देखो कैसे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और बल को किससे दर्शाते हैं हम? F से। तो ये ले लिया हमने F। बल दोनों आवेशों के परिमाण, और मैंने अभी आपको बताया कि इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण Q2 है। तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो बल को हमने ले लिया F, और समान अनुक्रमानुपाती हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती हो, सिंबल एक ही है। अगर अनुक्रमानुपाती की बात आ रही है तो वो सामने रहेगा जस्ट, और व्युत्क्रमानुपाती की बात आ रही है तो अपॉन में चला जाएगा, सिंबल यही रहेगा। तो F अनुक्रमानुपाती, ये हो गया आपका एक Q1, और गुणनफल बोला है उसने, ध्यान से देखो, आवेश के परिमाण के गुणनफल, तो इनके बीच में ये हो गया गुणनफल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये यहां तक हो गया, अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद उसने एक लाइन और बोली है कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, अब दूरी कितनी है बेटा? R, तो इसको कर दो इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी ले लो F। अब ये व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाएगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती के साथ हमको क्या लेना है? दूरी के वर्ग के, तो अपॉन में जाओ, और ये हो गया R का स्क्वायर, 1/R², समीकरण 2। तो क्या बोला मैंने कि सन 1785 में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना के लिए एक नियम दिया। अब क्या नियम दिया? देखो जरा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमने मान लिया कि दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, Q1 A पर रखा है, Q2 B पर रखा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है, दोनों बिंदु हैं और दोनों स्थिर हैं। तब उनके बीच लगने वाला बल, अब चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ये गुणा में रखे हुए हैं, और F व्युत्क्रमानुपाती R², दूरी का वर्ग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को मिला देंगे। ठीक है बेटा, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो इनको मिला देंगे तो ये हो जाएगा F, ये सिंबल आएगा, Q1 Q2 सामने रखे हुए हैं तो ये ऊपर ही रहेंगे, Q1 Q2, और ये 1/R² है तो इसको इंटू में करके 1/R², यहां लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बेटा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और R² आपका नीचे रहेगा।
अब ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसको हम हटाएंगे तो यहां एक नियतांक आ जाएगा, नियतांक F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां K एक नियतांक है